तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो कि चित्रा प्रकाशन का है उसका प्रश्नावली 6.3 इसमें हल करेंगे। और प्रश्नावली 6.3 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संलग्न चित्र में यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपको चित्र दिया गया है और इस चित्र में आपको यक्स का और वाई का मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के, और फिर ये भी दर्शाना है कि ए बी सी डी आपस में समांतर हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बना लिया है आपके सामने, और आप सब जानते हैं कि ये वाला दोनों पॉइंट ये और बी है, हमारा ये सी है और ये डी है, और जो सीधी रेखा है इसका नामकरण नहीं किया गया है आपके बुक में। और यहाँ पर ये जो कोण है इस कोण का नाम रख दिया गया है 50 अंश, यानी इसका मान दिया गया है और चित्र में ही दिया है। और हमारा ये वाला कोण दिया है 130 अंश, 130 अंश। और आपसे कह रहा है कि आप ये वाला कोण बताइए, यानी इस कोण को हमें ज्ञात करना है और इसी कोण का नाम यक्स है, और इस कोण का मान ज्ञात करना है और इस कोण का मान वाई है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें यक्स का मान निकालना है तो आप इसको कई तरीके से, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे नियम हैं, 2-3 नियम से लगा सकते हैं। तो चलिए एक हम लोग समझ लेते हैं इसमें से। देखिए पहला चीज़ तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक सीधा रेखा है, ये सीधा रेखा है, और जब ये सीधा रेखा है तो 50 अंश और यक्स अंश को जोड़ने पर हमारा 180 अंश आने वाला है, क्योंकि सीधे रेखा पर बना हुआ कुल कोण 180 अंश होता है। तो इसको एक सीधी रेखा मानकर अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 50 है और ये यक्स है। 50 और यक्स जोड़ने पर 180 आएगा। तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि 50 प्लस यक्स बराबर 180, और फिर 50 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, 180 माइनस 50, और फिर यक्स का मान 130 आपको मिल गया। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है कि ये यक्स अंश और ये 130 अंश ये दोनों समांतर हैं। इस वजह से आप कह सकते हैं कि भाई इसका ये संगत कोण है, और संगत कोण है तो ये बराबर होंगे ही, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। पर आपको ये सिद्ध भी करना है कि ए बी समांतर है सी डी के, इस वजह से आप संगत कोण वाला नियम नहीं लगाएंगे, यही वाला नियम लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको ठीक से करके दिखाता हूँ। आप कैसे इसको लिखेंगे कि चूंकि, अच्छा इस रेखा का भी कुछ नामकरण कर लीजिए, तो इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू। तो लिख देते हैं कि चूंकि भाई आप क्वेश्चन में खुद कह रहे हैं कि पी क्यू एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, और अगर पी क्यू एक सरल रेखा है तो आप कह सकते हैं कि 50 अंश और यक्स अंश को जोड़ देंगे। देखिए एक सीधी रेखा पर बना हुआ कुल कोण 180 होता है। अब देखिए पी क्यू एक सीधी रेखा है तो 50 और यक्स जोड़ने पर ये पूरा कोण हो जाएगा, और ये पूरा कोण 180 अंश होगा। तो 50 प्लस यक्स बराबर होगा 180 अंश, 180 अंश। और अगर ये 180 अंश है तो हम लिख सकते हैं, देखिए बराबर 180 की जगह पर 180 और 50 के आगे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा, और अगर 50 इधर चला गया तो यक्स इधर अकेले बचा, और फिर यक्स का मान हमारा आ गया 130 अंश। और आपसे क्वेश्चन में यही यक्स का मान ही तो पूछ रहा है, तो हमारा यक्स का मान निकल गया। और इस तरह से हम वाई का मान भी निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए अगर ये यक्स 130 अंश आ गया, 130 अंश आ गया, और ये हमारा जो यक्स का मान 130 आया है, ये यक्स कोण, यानी कि कोण यक्स तथा कोण सी, और इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए आप लोग, इस पॉइंट को अगर हम पी मान ले, पी यस मान ले, कुछ भी मान लीजिए, सी ए बी सी डी ई मान लेते हैं, इस पॉइंट को अगर ई मान लेते हैं तो सी ई क्यू, कोण सी ई क्यू। देखिए जिस पॉइंट पर कोण बनना है उस पॉइंट को बीच में रखते हैं। तो देखिए ई पॉइंट मैंने मान लिया है इसको, यानी ई पॉइंट को हमें बीच में रखना है, तो बीच में रख दिए। और सी ई क्यू यानी ये 130 अंश, ये दोनों बराबर हैं, कोण यक्स तथा सी ई क्यू दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं और संगत कोण हैं। भाई यक्स अंश और 130 अंश दोनों संगत कोण है, और संगत कोण आपस में बराबर हैं, और संगत कोण बराबर तभी होंगे जब ये बी और सी डी समांतर रेखा होगा। इसलिए ए बी समांतर है सी डी के,
यानी ए बी और सी डी आपस में समांतर रेखा है, और ये भी प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। और अगर ये प्रूव्ड हो गया कि भाई ए बी और सी डी समांतर रेखा है, तो आप सब समझ सकते हैं कि 130 अंश और वाई अंश ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि y क्या होगा, y का मान भी 130 अंश होगा। और y का मान 130 अंश क्यों है, क्योंकि ये 130 अंश का शीर्षाभिमुख कोण है, 130 अंश का शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरह से हमने y का मान भी निकाल लिया। तो आपके सामने x का मान भी है, आपके सामने y का मान भी है। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जब भी दो रेखाएं इस तरह से क्रॉस कर रही हों, तो एक पॉइंट के आमने सामने के कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण का शीर्षाभिमुख कोण है, और आपस में बराबर होगा, हमेशा शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होगा। इसी तरह से आपका ऊपर वाला कोण, ये वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। आपस में एक मतलब एक ही शीर्ष के आमने सामने के कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आपका यक्ष अंश और 130 अंश आपस में बराबर है, और ये दोनों आपस में संगत कोण है। संगत कोण किसको कहते हैं, अगर दो रेखाएं इस तरह से हैं और इन दोनों रेखाओं को कोई एक ही रेखा काट रही हो, तो देखिए इसके ऊपर वाला कोण आपस में संगत होता है। इसी तरह से ये वाला इसके संगत होगा, इसी तरह से नीचे वाला नीचे वाले के संगत होगा, इधर वाला इधर वाले के संगत होगा। ये संगत कोण होते हैं। तो आप सब पहला क्वेश्चन लगा लिए, और आप सब देख सकते हैं इसमें क्या क्या पूछ रहा था। कह रहा था संलग्न चित्र में यक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो मैंने मान भी ज्ञात किया, और लिखा है कि फिर दर्शाइए कि ए बी सी डी समांतर हैं। तो ए बी सी डी समांतर भी मैंने दर्शा दिया, क्योंकि दोनों आपस में संगत कोण बराबर थे, और संगत कोण बराबर होने का मतलब हुआ कि ए बी समांतर है सी डी के। तो ये मैंने दोनों के दोनों दर्शा दिए। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, लिखा है कि संलग्न चित्र में, यानी दिए गए चित्र में रेखाएं यम और यन समांतर हैं, यानी यम रेखा और यन रेखा आपस में समांतर है, जिन्हें तिर्यक रेखा यल काटती है, और यल रेखा इन दोनों को काट रही है, तथा कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर है 4:5 के। 1 से 8 तक सभी कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग निकाल कर देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और दूसरे नंबर क्वेश्चन में आप सब देख सकते हैं ये चित्र दिया गया है, और इस चित्र में आपको केवल एक चीज दिया है, और वो क्या है, कह रहा है भाई इस चित्र में कोण 1 और कोण 2 का अगर अनुपात आप निकालेंगे, कोण 1 और कोण 2 का अगर आप अनुपात निकालेंगे, तो भाई ये 4:5 आने वाला है। बस केवल इतना दिया है, और कह क्या रहा है, आपको निकालना क्या है, 1 से लेकर कोण 1 से कोण 8 तक का सब निकालना है। कोण 8 तक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा। आपको चित्र दिया है, चित्र आपके सामने बना है। इस चित्र में दिया है, केवल इतना बात दिया है कि भाई कोण 1 और कोण 2 का अनुपात निकालेंगे तो 4:5 आएगा। और दूसरी चीज कह रहा है कि कोण 1 से कोण 8 तक ज्ञात कीजिए, यानी सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। बस इतना ही दिया है, चित्र दिया है, ये दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोण अनुपात का मतलब बटा भी होता है, भिन्न भी होता है। तो देखिए कोण 1 और कोण 2 का अगर अनुपात निकालें, अनुपात माने बटा निकालें, तो ये आने वाला है 4:5, ये आएगा। अब अनुपात का मतलब आप सब समझते ही हैं कि कोण 1 4 हिस्सा है, मतलब कोई चीज है उसका 4 गुना कोण 1 है, और कोई चीज है, कोई संख्या है उसका 5 गुना कोण 2 है। तो वो संख्या, भाई अनुपात का मतलब यही होता है कि कोई संख्या है, अब वो संख्या पता नहीं, आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। कोई संख्या है, उस संख्या का 4 गुना कोण 1 है, और उसी संख्या का 5 गुना कोण 2 है। ठीक है, तो माना वो संख्या जिसका 4 गुना कोण 1 है और जिसका 5 गुना कोण 2 है, वो संख्या माना यक्स है। और अगर यक्स मान लेते हैं तो यानी यक्स का 4 गुना हमारा कोण 1 है, तो कोण 1 बराबर क्या हो गया, 4 यक्स। और उसी कोण का 5 गुना कोण 2 है, तो कोण 2 बराबर क्या हो गया, 5 यक्स। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए जब भी दो कोणों का अनुपात दिया रहे, तो इसका मतलब होता है कि कोण 1 अनुपाते कोण 2 बराबर 4:5। इसका मतलब कोई अंक है, कोई संख्या है, उसी का 4 गुना कोण 1 है और उसी का 5 गुना कोण 2 है, यही इसका अर्थ होता है। तो मान लिया मैंने वो संख्या 4 है, और
सॉरी यक्स है, और यक्स का 4 गुना यानी कोड 1 है, और यक्स का 5 गुना कोड 2 है। अब सोचिए कोड 1 और 2 कहाँ है, तो यहाँ पर है कोड 1 और कोड 2। अब कोड 1 यहाँ है, कोड 2 यहाँ है, और आप सब समझते हैं कि यम एक सीधी रेखा, ये भी क्वेश्चन कह रहा है। तो जब यम एक सीधी रेखा है तो कोड 1 और कोड 2 जोड़ने पर 180 आने वाला है, क्योंकि एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बना हुआ एक तरफ का पूरा कोड 180 अंश होता है। तो कोड 1 यानी 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या चित्रानुसार लिख सकते हैं आप लोग कि चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार। तो चित्र के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं कि भाई अगर मैं 4x को और 5x को जोड़ दूँ, यानी कोड 1 को और कोड 2 को जोड़ दूँ, तो भाई 180 अंश आने वाला है। अब 4x 5x हो जाएगा 9x, और 9x बराबर हो गया 180 अंश। और x का मान, अब 9 को इधर भेज दीजिए, 9 और x के बीच में गुणा है तो 9 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो बटे में भेज दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 180/9। और इस तरह से इसको काट देंगे तो 20 × 180 20 आ गया मान, हमारा यक्स का मान 20 आ गया। और यक्स का मान 20 आ गया तो इसी कोड 1 का मान निकाल सकते हैं। तो कोड 1 बराबर आपने निकाला, कोड 1 बराबर क्या है, 4x है। अब देखिए 4 की जगह पर 4 और यक्स के बीच में गुणा है, यक्स का मान आपने अभी अभी निकाल लिया 20, और 20 चौक 80 अंश, यानी हमारा कोड 1 निकल गया। अब इसी तरह से कोड 2 निकाल लीजिए। चलिए कोड 2 भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो कोड 2 कैसे निकालेंगे, तो कोड 2 का मान 5x है, तो 5 और यक्स के बीच में गुणा है, यक्स का मान आप 20 रख दीजिए, 20 पंचे 100 अंश, 100 अंश। तो कोड 2 का मान भी हमारा निकल गया। अब जब कोड 1 और कोड 2 निकल गया तो आप चित्र में देखिए और आप बताइए, देखिए कोड 1 कितना निकला हमारा 80 अंश, और कोड 2 कितना निकला हमारा, ये 100 अंश निकल गया। अब अगर ये 80 है और ये 100 है तो आप खुद से समझ सकते हैं कि भाई इसका शीर्षाभिमुख कोण कोड 3 है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण 3 है, तो कोड 3 भी क्या होगा, 80 होगा। तो लिख सकते हैं आप लोग कि कोड 3 बराबर भी क्या होगा, 80 अंश। क्यों, कोड 1 का शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इस तरह से हमारा कोड 3 भी निकल गया 80 अंश। लीजिए एक आंसर और आ गया। और इसी तरह से आप कोड 4 भी निकाल सकते हैं। तो कोड 4 क्या होगा, आप खुद देख लीजिए कोड 4 क्या होगा, तो कोड 4 भी होगा 100 अंश। क्यों, क्योंकि कोड 4 100 अंश इसलिए होगा क्योंकि कोड 2 का शीर्षाभिमुख कोण है। एक जब भी ऐसे दो रेखाएं क्रॉस कर रही हूँ तो ये कोण इसके बराबर होगा, एक ही शीर्ष के आमने सामने के कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो ऐसे ही ये रेखा और ये रेखा आपस में काट रही है, तो कोड 2 और कोड 4 शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और कोड 2 के बराबर ही कोड 4 होगा। तो लिख सकते हैं कोड 2 का शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इस वजह से ये भी 100 अंश है। तो आपका कोड 1 2 3 4 निकल गया। अब आप इसको लिख देखिए, अगर कोड 1 80 है तो कोड 6 भी 80 होगा। क्यों, संगत कोड है, क्योंकि देखिए ये दोनों अगर रेखाएं समांतर हैं तो देखिए इसी रेखा के ऊपर ये वाला बनना है, और ऐसे अगर इसको पकड़कर खिसका कर यहाँ पर लाएं तो यही कोड 1 खिसक कर 6 की जगह पर पहुंच जाएगा। सोचिए अगर ये एक ऐसे पेन होता, इस तरह से होता, इस तरह से होता, तो इसको अगर इस रेखा को अगर मैं पकड़कर खिसकाता हुआ लाता तो क्या यही कोड 1 कोड 6 में तब्दील हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर इसको पकड़कर यहाँ पर लाइए तो इस तरह से अगर इसको खिसकाकर यहाँ पर लाइए तो 2 नंबर कोड क्या होगा, 5 के बराबर, 3 नंबर होगा 8 के जगह पर आ जाएगा, 4 नंबर 7 के जगह पर आ जाएगा। और यही संगत कोड होते हैं, खिसका कर लाने पर जो कोड जहां पहुंच जाएगा वही संगत कोड होता है। तो कोड 1 और कोड 6 हमारा संगत कोड है। तो कोड 6 भी क्या होगा, लिख सकते हैं कि हमारा कोड 6, सबसे पहले कोड 5 लिख लेते हैं। कोड 5 क्या होगा, संगत कोड होगा कोड 2 का। तो कोड 5 बराबर क्या आएगा, 100 अंश। और कोड 5 100 अंश क्यों आया, कोड 5 100 अंश क्यों आया, क्योंकि कोड 2 का संगत कोड है। तो लिख सकते हैं कोड 2 का संगत कोड, संगत कोड। ये भी एक आंसर हो गया, ये तो आंसर है ही। इस तरह से आप कोड 6 निकाल लीजिए। कोड 6 कैसे निकालेंगे, कोड 6 कैसे निकालेंगे, तो आप सब लिख सकते हैं कोड 6 किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा, तो 80 अंश। अब इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखेंगे, कोड 6 होगा कोड 1 का संगत कोड, तो कोड 1 का संगत कोड, इस तरह से हो गया। ऐसे ही कोड 7 लिख सकते हैं, कोड 7, तो कोड 7 कितना होगा, तो कोड 7 होगा 4 का संगत कोड। तो
कोड 4 कितना है, अब कोड 4 का मान 100 आया है तो कोड 7 भी 100 आएगा। और क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कोड 4 का संगत कोड है। और इसी तरह से कोड 8 निकाल लीजिए, कोड 8 निकाल लीजिए। और कोड 8 क्या होगा, तो कोड 8 होगा कोड 3 के बराबर। देख लीजिए, कोड 3 के बराबर कोड 8 होगा, संगत कोड है। तो कोड 3 का मान आपने 80 निकाला था, तो कोड 8 भी 80 अंश होगा। और क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कोड 3 का संगत कोड है, कोड 3 का संगत कोड। तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और 1 से लेकर 8 तक का सारा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप लोग आंसर कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन लग गया, दूसरा नंबर भी। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी लिखा है कि संलग्न चित्र में, यानी जो चित्र दिया गया है इस चित्र में यल, यम और यन एक तिर्यक रेखा को, एक तिर्यक रेखा मतलब ये समांतर रेखाएं, लिखिए लिखा है समांतर रेखाएं यल, यम, यन में, यानी यल, यम, यन 3 रेखाएं, तीनों समांतर हैं। क्वेश्चन खुद कह रहा है को एक तिर्यक रेखा P क्रमशः x, y, z पर काटती है, यानी ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ये z पॉइंट है, तीनों पर काटती है। कोड 1, 2 और कोड 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो केवल हमें 1, 2, 3 का मान ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर एक कोड 4 भी बना हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, केवल कोड 1, 2 और 3 को ज्ञात करना है बस। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए मैंने चित्र को खींच लिया है और आप सब जानते हैं ये यल है, ये यम है और ये यन है हमारा, इस तरह से। और ये पी रेखा है, इसको हम पी मान लेते हैं, पी है। अब इसमें क्या कह रहा है, इस चित्र में दिया है कि ये वाला कोण भाई 50 अंश है, चित्र में ही मान दिया है। और ये पॉइंट का नाम दिया है यक्स, और इस तरह से इस पॉइंट का नाम दिया है वाई। अच्छा, ये कोण का मान दे दिया है 4, मतलब 4 केवल कह रहा है, इसको नाम रख दिया है कि 4 कोण। और यहाँ पर कह रहा है कि कोण 1 है, और ये हमारा कोण 2 है, और ये कोण 3 है, और इस पॉइंट का नाम है जेड। तो ये यक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये जेड पॉइंट है। हमें कोण 1, 2, 3 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग कोण 1, 2, 3 का मान। आप सब जानते हैं, कि P एक सरल रेखा है, और अगर P एक सरल रेखा है तो 50 अंश और इस 4 अंश को जोड़ने पर 180 आने वाला है, क्योंकि एक रेखा के एक तरफ का, एक रेखा है उसके एक तरफ का पूरा कोण 180 अंश होता है। तो ऐसे ही अगर P एक सरल रेखा है, सरल रेखा माने, और सरल रेखा है भी, क्वेश्चन कह भी रहा है, तो अगर 50 अंश और 4 अंश जोड़ेंगे तो 180 आने वाला है। तो लिख देते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में, चित्रानुसार, या चूंकि लिख देते हैं, चूंकि P एक सरल रेखा है, P एक सरल रेखा है, और अगर P एक सरल रेखा है तो 50 अंश प्लस कोण 4 ये बराबर आ जाएगा हमारा 180 अंश। भाई ये एक सरल रेखा है तो 50 अंश और 4 अंश, 4 ये जोड़ने पर, कोण 4 जोड़ने पर हमारा 180 आएगा। और इस तरह से हमें कोण 4 का मान पता चल गया, जो कि क्या होगा, 180 अंश माइनस 50 अंश। भाई 50 को इधर लाएंगे, देखिए 180 पहले से है और 50 के आगे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 50 हो जाएगा, कोण 4 इधर अकेले बचेगा। तो कोण 4 का मान आ गया, 180 में से 50 घटाएंगे 130 अंश आएगा। और इस तरह से कोण 4 का मान पता चल गया। और कोण 4 का मान अगर 130 है तो कोण 1 भी 130 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका संगत कोण ये है। तो लिख देते हैं कि अतः कोण 1 बराबर भी 130 अंश होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप सब जान सकते हैं कोण 4 का संगत कोण है, संगत कोण है। अगर मैं इस यल रेखा को खिसकाता हुआ लाऊं तो क्या कोण 4 कोण 1 की जगह पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर मैं इसको खिसकाता हुआ लाऊं तो यही संगत कोण होता है। तो संगत कोण है, कोण 4 का संगत कोण है 130, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 का मान आपको पता चल गया। और अगर कोण 1 का मान पता चल गया तो कोण 2 भी 130 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यम को खिसकाते हुए लाएंगे तो यक इस 2 के स्थान पर पहुंच जाएगा, और इस वजह से कोण 1 का संगत कोण कोण 2 है, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं, ये तो एक आंसर आ ही गया हमारा। कोण 1, 2, 3 ज्ञात करना था। आपको क्या ज्ञात करना था? आपको कोण 1 का मान निकालना है, कोण 2 का मान निकालना था, और कोण 3 का मान निकालना था। तो कोण 1 का मान आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे कोण 2 का मान। तो कोण 2 बराबर भी 130 ही आएगा। क्यों भाई? कोण 2 का मान 130 क्यों आएगा? क्योंकि कोण 1 का संगत कोण कोण 2 है। तो लिख देते हैं कि कोण 1 का संगत कोण है, संगत कोण, इस तरह से। और अगर कोण 2 का मान मतलब 130 आया तो एक कोण 3 भी 130 ही होगा।
ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है। तो लिख देते हैं कि कोण 3 बराबर 130 अंश। और कोण 3 130 क्यों है, क्योंकि कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो लिख देते हैं कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण। तो आप लोग लिख लीजिएगा, और ये कोण 1 2 3 तीनों का मान हमने निकाल लिया, और यही आंसर हो गया। देखिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और चौथे नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि संलग्न चित्र में, ये जो चित्र दिया है इस चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, और ए बी और सी डी समांतर है, और सी डी समांतर है ई एफ के, और सी डी समांतर है ई एफ के, यानी तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। और इसमें वाई और जेड आपस में 3:7 का अनुपात रखते हैं। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, इस यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग लगाते हैं इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब इसमें मैंने चित्र बना लिया है, और चित्र में आप सब जानते ही हैं कि ये हमारा ए बी रेखा है, ये जो है ये ए बी रेखा है, इसको बी सी मान रखा है, अरे सॉरी सी डी मान रखा है, सी डी। और ऐसे ही हमारा ये वाला ई और एफ है। इस कोण का मान है यक्स, इसको यक्स मान रखा है इसने, इसको इसने वाई मान रखा है, और यहाँ पर इसने जेड मान रखा है। तो यक्स वाई जेड इसने मान रखा है। अब कह रहा है इस यक्स का मान ज्ञात कीजिए, इस यक्स कोण का मान ज्ञात कीजिए। और दिया क्या है आपको, दिया है गिवन है, दिया क्या है आपको, तो दिया है y अनुपाते z बराबर है 3:7। इस तरह से y अनुपाते z बराबर दिया है 3:7। अब आप सब जानते हैं कि अनुपात का, देखिए यक्स का मान आपको ज्ञात करना है, यक्स का मान हमारा मुद्दा है, यही हमें किसी तरह से ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए y अनुपाते z, आपको बता चुका हूं कि अनुपात का मतलब बटा होता है। तो y अनुपाते z बराबर होगा 3/7, यानी कि कोई दुनिया में ऐसा कोण है जिसका 3 गुना y है और 7 गुना z है। अब मान लिया कि वो कोण क्या है, t है, मान लेते हैं t। तो t है तो y बराबर हो गया 3t। अब लिख सकते हैं माना, और z बराबर क्या होगा, z बराबर होगा 7t, इस तरह से। अब आप लोग चित्र में देखेंगे तो देखिए ये z अंश है, तो आप सब समझ सकते हैं कि इस z अंश का ये क्या होगा, संगत कोण होगा। भाई अगर ये z है तो ये भी z के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण होगा। अगर आप इसको खिसका कर ले जाइए, अगर आप इसको ऊपर खिसका कर ले जाइए तो जो z है वो इसका स्थान ले लेगा, नहीं लेगा। तो z यहाँ पर भी है, यानी z के बराबर ये भी है। अब y और z को अगर जोड़ेंगे तो 180 आने वाला है, क्योंकि सी डी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना हुआ कुल कोण 180 अंश होता है। तो y और z को अगर जोड़ देंगे आप लोग तो 180 आने वाला है, यानी y z को जोड़ देंगे तो चित्रानुसार लिख सकते हैं, चित्रानुसार 3t + 7t ये बराबर आने वाला है किसके, तो ये बराबर आने वाला है 180 अंश के। और अगर बराबर आ गया तो 3t और 7t जोड़ देंगे तो 10t हो जाएगा, और 10t बराबर आ गया 180 अंश। और अगर ये 180 अंश है तो 10 और t के बीच में गुणा है, इधर जाएगा तो t बराबर निकल गया 180/10, और इस तरह से आ गया 18 अंश। देखिए 18 2 में 180 कट जाएगा। अब t का मान आपने निकाल लिया, अब आप y का मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान अगर आप निकाल सकते हैं, देखिए y का मान क्या आएगा, तो y का मान आपका आएगा, y बराबर क्या है 3t है, y बराबर 3t है, तो y बराबर 3t है, तो y बराबर 3 की जगह 3, 3 और t के बीच में गुणा है, t का मान 18 है, तो 18 3 54 अंश आ गया। तो ये y का मान आ गया। और अगर आपने y का मान 54 निकाल लिया, y का मान 54 निकाल लिया, तो y का संगत कोण ये भी है, ये भी तो y है, ये भी तो y है। अगर ये y है तो ये भी तो y है, क्योंकि इसको अगर खिसका कर ले जाएंगे तो इसी जगह पर पहुंचेगा, जितना ये कोण है ये इसका स्थान ये ले लेगा, यानी ये y अगर 54 अंश है तो ये भी 54 अंश ही होगा, क्योंकि संगत कोण है। और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ए बी सी डी समांतर है, तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे ही, तो y के बराबर ये भी है। और अगर y और x को जोड़ेंगे तो 180 आने वाला है, यानी कि अगर हम अतः अगर हम y को मतलब इस y को और यक्स को जोड़ देंगे तो 180 आएगा ही आएगा। क्यों 180 आएगा, क्योंकि ये y है तो इसी के बराबर ये वाला भी है, और अगर ये भी y ही है तो y और यक्स जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, और ये पूरा कोण 180 होगा, क्योंकि ये हमारा p जो है ये एक सरल रेखा है,
तो हमारा P एक सरल रेखा है, इसलिए इनको दोनों को जोड़ने पर 180 आना ही आना है। अब आपने y का मान निकाल रखा है 54 अंश, तो y की जगह पर 54 लिख दीजिए प्लस x बराबर 180। अब 54 इधर जाएगा तो 180 पहले से इधर है, 54 इधर जाएगा तो -54 हो जाएगा, और इस तरह से x का मान आ गया। और x का मान 180 में से 54 घटा दीजिए, आपको 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 5 गए 5 2 7, 126 अंश आ गया। इस तरह से x का मान निकल गया और x का मान ही हमें निकालना था। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न 2 के चित्र में, यानी भाई 5वां नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए लगाने के लिए हम लोग चित्र प्रश्न संख्या 2 का चित्र लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 का चित्र ये रहा, और कह रहा है कि प्रश्न 2 के चित्र में, यानी प्रश्न 2 आप लोग देख रहे हैं और प्रश्न 2 का चित्र भी आप लोग देख रहे हैं। कह रहा है प्रश्न 2 के चित्र में, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है कि प्रश्न 2 के चित्र में यदि एक तिर्यक रेखा यल दो रेखाओं यम यन को इस प्रकार काटती है कि कोण 2 का मान 117 है और कोण 6 का मान 63 अंश है, तो दिखाइए माने प्रूफ कीजिए कि यम और यन समांतर हैं। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए जब आपको प्रूफ करना हो कुछ भी तो 3 हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला डालते हैं प्रूफ, दिया है, तो दिया क्या क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए आप सबको दिया गया है इस क्वेश्चन में, 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए चित्र मैंने बना लिया है, ये प्रश्न नंबर 2 का चित्र है और 5वां क्वेश्चन को भी इसी की मदद से लगाना है। तो दिया क्या है, आपको दिया गया है कि कोण 2 का मान आपको 117 अंश दिया है, और दूसरा चीज कोण 6 का मान आपको दिया है 63 अंश, और आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है तो लिख देते हैं, वो भी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो यम रेखा है, ये यम रेखा समांतर है यन रेखा के, ये हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति के अंदर हम लोग वो चीज़ करते हैं जो हम लोग अपने मन से अपने दिमाग से करेंगे, वो चीज़ उपपत्ति के अंदर करते हैं। तो चलिए उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति हम लोग कैसे करेंगे, देखिए आप सब देख रहे हैं, इसमें हमें यम यन समांतर दर्शाना है, और यम यन समांतर दर्शाने के लिए हम देख रहे हैं कोण 1 का मान निकाल लेते हैं। अगर आप सोचिए यम अगर एक सीधी रेखा है तो कोण 1 और 2 जोड़ने पर कितना आने वाला है, आप खुद जानते हैं कि 180 अंश आएगा। क्यों, क्योंकि एक रेखा पर बना हुआ एक तरफ का पूरा कोण 180 होता है। तो अगर आप कोण 1 और कोण 2 जोड़ देंगे तो क्या यम के ऊपर का पूरा कोण नहीं निकल जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। तो निकाल दीजिए भाई, कोण 1 और कोण 2 अगर आप लोग जोड़ देंगे तो भाई 180 आने वाला है। क्यों, क्योंकि यम एक सीधी रेखा है, क्योंकि यम एक सरल रेखा है। सरल रेखा है, इसलिए अब कोण 2 का मान दिया है आपको, देखिए दिया है, तो कोण 1 की जगह पर कोण 1 लिखिए, प्लस कोण 2 का मान 117 अंश दिया है बराबर 180 अंश। अब 180 इधर रहने दीजिए, 117 के आगे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 117 हो जाएगा, और इस तरह से कोण 1 का मान निकल जाएगा। तो कोण 1 बराबर आ गया, अब 180 में से 117 घटाएंगे तो 63 अंश आ जाएगा आपका। अब 63 अंश आ गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि कोण 1 का मान 63 अंश आ गया और कोण 6 का मान 63 अंश दिया ही है। तो भाई कोण 1 भी 63 और कोण 6 भी 63, और कोण 1 और 6 तो संगत कोण हैं, और संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब यम यन समांतर हों। तो हम लिख देंगे कि भाई कोण 1 भी 63 अंश आ गया, जबकि दिया है, भाई दिया गया है हमें क्वेश्चन में, जबकि दिया है कोण 6 बराबर भी 63 अंश है, और अगर कोण 6 भी 63 अंश है, जो कि कोण 1 का संगत कोण है, संगत कोण है। भाई देखिए कोण 1 भी 63 अंश है, कोण 1 भी 63 अंश है, और कोण 6 63 अंश है, ये हमें दिया ही गया था। तो कोण 1 भी 63 निकल गया, कोण 6 भी 63 दिया है, और दोनों आपस में संगत कोण है, और संगत कोण भाई बराबर हो गए। और संगत कोण बराबर कब होंगे, जब, यानी अतः यम समांतर है यन के। भाई जब यम यन समांतर होंगे तभी ऐसा हो सकता है कि संगत कोण बराबर रहे। तो ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हमने 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो देख लीजिए आप लोग, देखिए इसी तरह से सेम टू सेम एकदम से 6वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा है। और 6वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा है संलग्न चित्र में, यानी चित्र आपको दिया गया है और कह रहे हैं इसमें तिर्यक रेखा यल
जो तिर्यक रेखा यल है, तिर्यक मतलब तिरछी रेखा यल है, वो रेखा यम तथा यन को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण 4 का मान 110, कोण 4 का मान 110 दिया है, कोण 7 65 दिया है, कोण 7 65 दिया है। तो क्या रेखा यम और यन समांतर हैं? तो हमें ये बताना है कि क्या रेखा यम और यन समांतर हैं। आपसे इसमें सिद्ध नहीं करने के लिए कह रहा है कि केवल आप लोग चेक करके बता दीजिए कि समांतर हैं यम यन या नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसको। आपको क्या क्या दिया गया है सबसे पहले वो लिख लीजिए। तो कोण 4 का मान, मतलब चित्र मैंने बना रखा है, इसमें कोण 4 का मान आपको दिया गया है, कोण 4 का मान दिया है 110 अंश, 110 अंश दिया है। और कोण 7 का मान क्या दिया है? कोण 7 का मान दिया है 65 अंश। और आपसे पूछ रहा है क्या यम यन समांतर हैं या नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम करते हैं, देखिए कोण 4 का मान 110 दिया है, कोण 4 का मान 110 दिया है। तो आपको जब 4 का मान 110 दिया है तो आप 3 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण 4 और कोण 3 ये तो एक सीधी रेखा है ही भाई। तो कोण 4 और 3 जोड़ने पर 180 आएगा। क्यों? क्योंकि एक रेखा के नीचे का पूरा कोण जोड़ने पर 180 आता है, ऊपर का पूरा कोण जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। तो भाई अगर हम कोण 4 और कोण 3 जोड़ देंगे तो 180 आना चाहिए, यानी ये पूरा का पूरा कोण क्या है? 180 है, क्योंकि यम एक सरल रेखा है। तो लिख देते हैं कि भाई चूंकि यम एक सरल रेखा है, चूंकि यम एक सरल रेखा है, इसलिए कोण 3 और कोण 4 अगर आप जोड़े तो भाई 180 आना ही आना है। और कोण 3 का मान तो हमें नहीं पता, पर कोण 4 का मान हमें दिया गया है 110 अंश, बराबर हो गया 180 अंश। अब आप देख रहे हैं कि कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा? 180 माइनस 110। देखिए 180 तो इधर था ही, 110 के आगे प्लस था, इधर आएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। और इस तरह से आपने कोण 3 का मान निकाल लिया, कोण 3 का मान निकाल लिया 70 अंश। देखिए 180 में से 110 घटाएंगे 70 अंश आएगा। अब आप खुद से सोचिए भाई, कोण 3 का मान 70 है, कोण 3 का मान 70 है, और कोण 7 का मान 65 है, और कोण 3 और 7 आपस में संगत कोण है, और संगत कोण बराबर नहीं है। देखिए कोण 7 65 है, यानी 7 का मान 65 और 3 का मान आपने निकाला 70, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है और संगत कोण बराबर नहीं है। तो क्या हुआ? ये दोनों आपस में समांतर नहीं है। तो लिख देंगे कि जबकि कोण 3 का संगत कोण 7 बराबर 65 अंश। देखिए भाई कोण 3 का मान 70 अंश आया, जबकि कोण 3 का जो संगत कोण है 7, उसका मान 65 अंश है। अतः यम तथा यन समांतर नहीं है, यम तथा यन समांतर नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसको 6वां नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो आप लोग देख लीजिए इसको। तो अब हम लोग प्रश्नावली 6.3 का जो प्रश्न नंबर 7 है इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है संलग्न चित्र में, आप चित्र को देखिए, समझिए, और इस चित्र में प्रूफ कीजिए, दिखाइए कि ए बी और ई एफ समांतर हैं। ए बी रेखा और ई एफ रेखा आपस में समांतर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने मैंने चित्र बना लिया है। देखिए इस चित्र में जो मैंने ब्लू पेन से चित्र बना रखा है, ये सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे कि किताब में दिया गया है, सेम टू सेम वैसे ही बना दिया है मैंने। देखिए इस तरह से। तो जो ब्लू पेन से मैंने कर रखा है, ये सारा का सारा आपका बुक का देखकर लिख दिया गया है। अब आपको इसका सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है? इस चित्र में सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है ई एफ के। अब ए बी और ई एफ को समांतर सिद्ध करने के लिए हमें चित्र में थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। और वो रचना क्या करनी पड़ेगी? तो जितनी मैं अपने तरफ से रचना कर रहा हूँ उसको रेड पेन से दर्शा दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम करना है कि ई एफ को, ये जो ई एफ रेखा है, इस ई एफ रेखा को मैं बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा आगे, और यहाँ तक बढ़ा दिया मैंने। और ए बी सी डी ई एफ इसको मान लेता हूँ जी, और यहाँ पर बीच में एक पॉइंट मिल गया हमें, जिसको मान लेते हैं यच, यच मान लेते हैं, इसको यच मान लेते हैं। जो भी रेड पेन से है वो मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ इसको प्रूफ करने के लिए। देखिए ए बी को भी बढ़ाकर थोड़ा सा बराबरी में कर देता हूँ, यहाँ पर तक खींच देता हूँ। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हो गया है, यहाँ पर मान लेता हूँ आई।
और इसको भी खींचकर थोड़ा सा आगे तक कर देता हूँ, तीनों हो जाएं बराबर आपस में, और इसको मान लेता हूँ जे। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट को मान लिया है। अब आपको दर्शाना क्या है कि ई एफ और ए बी समांतर हैं। अगर आप सिद्ध कर दें कि जी एफ यानी ये पूरा का पूरा समांतर आप इसके कर दें, तो अगर ये पूरा इसके समांतर है तो समझ लीजिए कि ये भी इसके समांतर है। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो बहुत सिंपल सा काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कोण का मान निकालते हैं, इस कोण का मान निकालते हैं। इस कोण का मान क्या होगा? अच्छा, एक काम और कर लेते हैं हम लोग, इस सी ई रेखा को भी बढ़ा लेते हैं आपस आगे। तो सी ई रेखा को भी बढ़ा लेते हैं हम लोग, और सी ई रेखा को मैं डायरेक्ट आई पर ही टकरा देता हूं ले जाकर। देखिए, तो मैंने सी ई रेखा को भी टकरा दिया ले जाकर आई पर ही, तो आई पॉइंट है ही ये। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम करेंगे, इस कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। अच्छा बताइए, इस कोण का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा सी ई एच। जिस पॉइंट पर कोण बनना है उस पॉइंट का अक्षर बीच में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इस कोण का मान ज्ञात करते हैं, यानी कोण सी ई एच, इसका मान सी ई एच का मान। तो सी ई एच का मान कैसे निकलेगा भाई? आप खुद सोचिए कैसे निकलेगा। देखिए, जी एफ एक सरल रेखा है, और अगर जी एफ एक सरल रेखा है तो भाई ये पूरा कोण 180 होगा, और अगर ये पूरा 180 होगा तो ये 150 है, तो ये 30 होगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि सी ई एच यानी ये वाला कोण प्लस 150 अगर कर देंगे, प्लस 150 सी ई एच ये वाला कोण, और ये 150 अगर कर देंगे तो 180 आने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि जी एफ एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं तो सी ई एच का मान निकल जाए। तो कोण सी ई एच बराबर निकला हमारा 180 इधर था और 150 इधर गया, तो माइनस 150 हो गया, और इस तरह से सी ई एच का मान 30 अंश आ गया। तो कोण सी ई एच बराबर आ गया 30 अंश। देखिए, ये मान हमारा आ गया 30 अंश। जो भी मैं रेड पेन से कर रहा हूं समझिए ये मैंने अपने तरफ से निकाल रखा है, और जो ब्लू पेन से है वो समझ लीजिए क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो ये 30 अंश हमारा निकल गया। अब आप लोग एक चीज जानते हैं, बहिष्कोण का नियम जानते होंगे। बहिष्कोण का नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी दुनिया का त्रिभुज है। देखिए, मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूं इस तरह से, इस तरह से दुनिया का कोई भी ऐसे त्रिभुज बना लीजिए, और मान लीजिए इसका एक कोण ये 1 है, इस कोण का नाम 2 है, इस कोण का नाम 3 है। इसके किसी भी रेखा को, इसके किसी भी भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो बहिष्कोण बनकर तैयार होगा, और वो बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप सब जानते हैं कि मान लीजिए मैं इस रेखा को ऐसे बढ़ा दूं, तो यहां पर हमें क्या मिला? कोण 4 मिला। तो जिस पॉइंट पर ये कोण 4 मिला है इसी को बहिष्कोण कहते हैं, यानी त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ाने से हमें बहिष्कोण प्राप्त होता है, और ये बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी ये 1 + 2 के बराबर होगा। देखिए, ये जहां पर बहिष्कोण आपका बना है इस कोण को छोड़ दीजिए, यानी कोण 3 को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों जो है उसको जोड़ लीजिए, उसी के बराबर होगा। ऐसे आप किसी भी रेखा को बढ़ाइए, जिसे आपने मान लीजिए इस रेखा को बढ़ा दिया, तो इस रेखा को बढ़ाया तो यहां पर हमें बहिष्कोण मिला। अब यहां पर जो बहिष्कोण मिला, तो इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर ये कोण बना है बहिष्कोण, इस पॉइंट के कोण को छोड़िए, बाकी दोनों के योग के बराबर ये होगा। तो ये आप लोग जानते हैं बहिष्कोण का नियम। तो ऐसे ही अगर आप ले लेते हैं त्रिभुज बी सी आई में, त्रिभुज बी सी आई में, तो इस त्रिभुज बी सी आई में अगर बी सी आई त्रिभुज को देखें तो बी सी आई त्रिभुज में भाई ये कोण, ये वाला कोण अंतः कोण है, और ये वाला बहिष्कोण है, और इस कोण का नाम क्या है? बी आई सी। बी आई सी, तो कोण बी आई सी प्लस ये बी आई सी कोण और 36 अंश, ये बराबर किसके होगा? 66 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 66 अंश बहिष्कोण है, 66 अंश बहिष्कोण है। तो बी सी आई में 66 अंश बहिष्कोण है, और अगर 66 अंश बहिष्कोण है भाई, तो इस पॉइंट के कोण को छोड़ दीजिए,
बाकी इस त्रिभुज के बाकी इस कोण के योग के बराबर होगा 36 अंश। तो आ गया, तो BIC का मान निकल गया, तो कोण BIC बराबर आ गया, सॉरी मैं इससे लिखता हूँ BIC, मैंने जो रेड से लिख रखा है, मैंने जो चीज रेड से लिख रखा है यही समझने वाली चीज है। तो BIC और 36 अंश को उधर भेजेंगे तो -36 हो जाएगा, यानी 66 - 36 हो जाएगा, और 66 में से 36 घटाएंगे तो 30 अंश ये भी आ जाएगा। अब आप देखिए आपका I यानी BIC यानी ये भी 30 अंश आ रहा है, और हमारा GEC यानी ये वाला भी 30 आ रहा है। अब ये भी 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है, और आप लोग देख रहे हैं भाई कि ये रेखा और ये रेखा दोनों को ये टच कर रहा है, यानी कि ये तो संगत कोण है आपस में, और संगत कोण आपस में बराबर हो गए, यानी कि हमारा AB और EF आपस में क्या है, समांतर हैं। तो लिख देते हैं कि BIC 30 अंश आ गया, तो BIC 30 अंश है, जबकि कोण BIC का संगत कोण कोण CEH, भाई कोण CEH चित्र में देखिए CEH, ये भी देखिए BIC ये वाला कोण हुआ और CEH ये वाला कोण हुआ, तो ये दोनों आपस में संगत कोण हैं और संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो BIC तथा CEH संगत कोण बराबर हैं, अतः AB समांतर होगा EF के, और यही हमें प्रूफ करना था भाई, संगत कोण बराबर हुआ, इसका मतलब ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो इस तरह से मैंने प्रूफ कर दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संलग्न चित्र में, यानी चित्र दिया गया है आपको, कह रहा है इस चित्र में AB समांतर है CD के, यानी AB और CD रेखा समांतर है, EF लंब है CD पर, यानी EF ये लंब है CD पर, यानी ये कोण 90 अंश है, और चतुर्भुज के आकार का कोण बना दिया, तो वैसे ही समझ लीजिए कि ये 90 अंश दिया गया है, और GED का मान 126 अंश दिया है, GED का मान 126 अंश, यानी इस टोटल का मान दिया है 126 अंश, और कह रहा है ये तीनों कोण आपस में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग लगाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने चित्र बना लिया है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है हमें। तो दिया है, हेडिंग है हमारा, दिया है, और दिया क्या क्या है भाई, तो सबसे पहली चीज़ दिया है कि इसमें AB समांतर है CD के, यानी संगत कोण बराबर कर सकते हैं, एकांतर कोण बराबर कर सकते हैं, इस तरह से सारे कोण आपस में बराबर, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते ही हैं। तो AB समांतर है CD के, और क्या दिया है, लिखा है कि EF लंब है CD पर, लंब होने का मतलब भाई 90 अंश पर खड़ा है। और अगला चीज़ दिया है कि कोण GED का मान दिया है 126 अंश, और GED कोण कहाँ है, तो GED ये टोटल कोण कितना दिया है 126 अंश, और हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, तो हमें निकालना है भाई कि कोण AGE का मान निकालना है, AGE का मान निकालना है, फिर हमें निकालना है कोण GEF का मान, GEF का मान निकालना है, और फिर हमें कोण निकालना है FGE का मान, इसका मान निकालना है। तो ये 3 कोण का मान निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं AGE को किसी तरह से निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहला काम हम लोग इसी को निकाल देते हैं, इसको निकालिए आप लोग, इसको निकालिए, इस कोण का मान निकालिए। अच्छा या तो AGE का मान ही निकाल लेते हैं पहले, AGE का मान, तो लिख देते हैं कि कोण AGE का मान क्या आएगा भाई, तो ये 126 अंश आएगा। क्यों आएगा ऐसा भाई, AGE का मान, इसका मान 126 होगा, क्यों 126 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि GED का मान 126 है, GED का मान 126 है, और GED ये जो कोण है इसका एकांतर अंतः कोण ये वाला है। देखिए जब दो रेखाएं आपस में समांतर हों और ऐसे कोई काट रहा हो, तो देखिए एक ही रेखा के इधर उधर के कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। ऐसे ही ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा,
ये भी एकांतर अंतः कोण है। ऐसे ही हमारा ये वाला कोण बराबर होगा ये वाला एकांतर बहिष्कोण, और ऐसे ही इधर वाला बराबर होगा इसके, ये भी एकांतर बहिष्कोण है। तो हम लोग क्या करते हैं, एकांतर अंतःकोण का नियम लगाते हैं, और ए जी ई का मान निकल गया हमारा। तो ए जी ई का मान यानी इस कोण का मान कितना होगा, तो 126 अंश होगा। क्यों, क्योंकि जी ई डी का ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। तो लिख देते हैं यहाँ कोष्टक में, कोण जी ई डी का एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। और इस तरह से हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें निकालना है जी ई एफ का मान, जी ई एफ का मान यानी इस कोण का मान निकालिए। अब आप लोग इस कोण का मान निकालिए। अब आप सोचिए जी ई डी का मान, ये टोटल मान दिया है 126, टोटल मान दिया है 126, और कह रहा है जी ई डी का मान, जी ई एफ का मान निकालो, जी ई एफ का मान निकालो। तो सोचिए आप लोग, जी ई एफ कोण जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये वाला तो आपको दिया ही है 90 अंश से। क्यों, क्योंकि ये भाई लंब है, इस पर लंब है, इसका मतलब 90 अंश है। तो जी ई एफ ये वाला कोण प्लस 90 अंश, अगर ये इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या ये टोटल कोण नहीं हो जाएगा, और टोटल कोण का मान तो दिया ही है 126, तो 126 दिया ही है। तो आप निकल गया 126 इधर पहले से था, 90 के आगे प्लस है, इधर आएगा तो -90 हो जाएगा, और इस तरह से हमें कोण जी ई एफ का मान निकल गया। तो जी ई एफ का मान हमारा आया 126 में से 90 घटा दीजिए तो 136 अंश, सॉरी 36 अंश आएगा। 6 और 12 मिनट हो गए 3, 36 अंश। इस तरह से अब अगला हमें क्या कह रहा है, कह रहा है एफ जी ई निकालिए, एफ जी ई का मान निकालिए। अब सोचिए एफ जी ई का मान क्या होगा, तो लिख दीजिए कि चूंकि ए बी एक सरल रेखा है, चूंकि ए बी एक सरल रेखा है, और जब ए बी एक सरल रेखा है भाई, तो ये टोटल कोण 180 आने वाला है। क्यों, क्योंकि रेखा के एक तरफ का पूरा कोण 180 होता है, तो ये 180 आने वाला है। और जब ये एक 180 आने वाला है तो soचिए कि अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा ही आएगा। तो लिख देते हैं कि ये वाला कोण, अब इस कोण का मान आप निकाल चुके हैं 126, तो लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस इस कोण का आप मान निकालना है एफ जी ई का, एफ जी ई का, तो कोण एफ जी ई बराबर एफ जी ई माने ये वाला कोण, और ये तो 126 निकला ही है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब सोचिए 180 तो इधर पहले से है, 180 तो इधर पहले से है, और 126 के आगे प्लस है, इधर आएगा तो -126 हो गया, और 126 इधर आ गया तो इधर कोण एफ जी ई अकेले बचा। अब 180 में के 126 घटा दीजिए, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, और 7 में से 2 गए 5, तो 54 अंश आ गया, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने तीनों कोण आपस में निकाल दिए, 1 2 3, तीनों आंसर हो गए। अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है संलग्न चित्र में, ये जो चित्र दिया है इस चित्र में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, पी क्यू और एस टी आपस में समांतर है, ये क्वेश्चन खुद से कह रहा है, और कह रहे हैं इस चित्र में पी क्यू आर का मान 110 और आर एस टी का मान 130 अंश है, तो क्यू आर एस का मान बताओ। क्यू आर एस ये वाला छोटा वाला कोड आपको याद करना है। तो चलिए मैंने चित्र को बना लिया है, और जिस तरह से बुक में दिया है चित्र सेम टू सेम मैंने वैसे ही बना लिया है, और जितना भी ब्लू पेन से है वो समझ लीजिए कि मैंने बुक से लिया है, और जो भी रेड पेन से करूँगा वो सारा का सारा मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लिखना है कि दिया है क्या क्या दिया है भाई, इसमें आपको दिया क्या क्या है। तो सिंपल है, हमें सबसे पहला कोड दिया है पी क्यू आर, कोड पी क्यू आर का मान दिया है, और ये दिया है 110 अंश। फिर हमें दिया है आर एस टी का मान, तो कोड आर एस टी का मान हमें दिया है 130 अंश। 2 कोड हमें दिया गया है, और फिर कह रहा है क्यू आर एस का मान बताओ। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोड क्यू आर एस, इस कोड का हमें मान बताना है, और क्यू आर एस है कहाँ, तो क्यू आर एस यानी इस कोड का हमें मान बताना है, इस कोड का मान बताना है। तो कैसे, चलिए इस कोड को मैं यक्स मान लेता हूँ, इस कोड को यक्स मान लेता हूँ। तो यक्स का हमें मान बताना है, क्यू आर एस का मान बताना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे देखेंगे हम लोग। सबसे पहला इसमें एक रचना करते हैं, और रचना क्या करेंगे हम लोग, देखिए जितना भी रेड पेन से कर रहा हूँ ये सब अपने तरफ से कर रहा हूँ।
तो रचना करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस यस टी को आगे बढ़ा देते हैं और यस टी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हो गया ये पॉइंट, ये मान लेते हैं इसको। और हम लोग इस पी क्यू को भी आगे बढ़ा देते हैं और पी क्यू को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर तक, और पी क्यू को आगे बढ़ा दे तो ए यहाँ पर बी मान लिया। और इस क्यू आर को भी आगे बढ़ा देते हैं और क्यू आर को आगे बढ़ाएंगे तो ये जाकर यहाँ टिकेगा और यहाँ पर हो गया सी पॉइंट। तो इस तरह से मैंने जितना भी रेड पेन से किया है अपने तरफ से रचना कर लिया है इस यक्स को ज्ञात करने के लिए। अब चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि भाई अगर ये 110 अंश है तो सोचिए कि ये वाला कितना अंश होगा। तो चूंकि पी क्यू को ही मैंने आगे बढ़ा दिया है और पी क्यू को आगे ही बढ़ाया है तो इसलिए ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा है तो ये पूरा कोण 180 होगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि भाई ये 180 है। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसका क्या होगा, चूंकि पी बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, और जब पी भी एक सरल रेखा है तो 110 अंश और ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में जोड़ने पर 180 आएगा। तो लिख देते हैं कि 110 अंश प्लस ये क्यू कोण को हम नाम रखेंगे बी क्यू आर, कोण बी क्यू आर। जिस पॉइंट पर कोण बनना है उस पॉइंट का नाम बीच में रखेंगे, क्यों देखिए बीच में है तो बी क्यू आर। अब ये दोनों कोण मिलकर 180 होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा है तो 110 और ये वाला बी क्यू आर जिसका नाम है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 180 आएगा। अब देखिए 180 इधर पहले से है और 110 इधर आएगा तो माइनस 110 हो जाएगा, और जब माइनस 110 होगा तो आ जाएगा 70 अंश, यानी हमारा ये वाला कोण आ गया 70 अंश। तो जब हमारा ये कोण 70 अंश आ गया, सॉरी यहाँ पर लिखना नहीं था, देखिए 70 अंश जब आ गया तो इसी का संगत कोण हमारा ये वाला होगा। तो लिख देते हैं कि जब ये 70 अंश है अतः कोण टी या यस सी आर या आर सी यस, ऐसे कर दीजिए, आर सी यस बराबर हो जाएगा 70 अंश। भाई अगर ये वाला 70 अंश आ गया तो भाई ये भी 70 अंश होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये इसके समांतर है, और जब ये इसके समांतर है तो इसको अनंत तक बढ़ा दीजिए, अनंत तक इसको भी बढ़ा दीजिए, तो ये आपस में समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और भाई ये इसका संगत कोण है तो आर सी एस बराबर 70 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण बी क्यू आर का जो यहाँ पर निकाले हैं, कोण बी क्यू आर का संगत कोण है, संगत कोण। अब आप सब समझ चुके हैं कि भाई ये कोण हमने निकाल लिया कितना, 70 अंश। भाई हमने निकाला था ये वाला 70, पर इसी का संगत ये है तो ये भी 70 हो गया। तो लिख दिया मैंने कि भाई आर सी यस यानी ये कोण हो गया 70 अंश। अब ये कोण हमें पता चल गया। अब चलिए इस कोण का मान हम निकालते हैं, इस कोण का मान। अब इस कोण का मान कैसे निकलेगा, तो आप सब समझ सकते हैं कि भाई ये टी एक सरल रेखा है और ए टी सरल रेखा है तो ये पूरा कोण 180 होगा। तो लिख देते हैं कि भाई चूंकि ए टी एक सरल रेखा है, ए टी एक सरल रेखा है, और जब ए टी एक सरल रेखा है तो भाई 130 अंश प्लस अगर ये वाला कोण, अब इस कोण का नाम रख देते हैं हम लोग सी एस आर, कोण सी एस आर, इसको जोड़ेंगे तो ये 180 आएगा। भाई 130 अंश और सी एस आर यानी ये वाला कोण, देखिए बीच में यस है यानी यस पॉइंट पर कोण बनना है, अगर ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इस तरह से हमें सी एस आर का मान भी पता चल गया। तो लिख देते हैं, देखिए 180 इधर है ही और 130 के आगे प्लस इधर आएगा तो माइनस 130 हो गया, और जब 130 इधर आ गया तो इधर सी एस आर अकेले बचा। इस तरह से कोण सी एस आर का मान आ गया हमारा 50 अंश। इस तरह से 50 अंश आ गया और सी एस आर का मान हमारा 50 अंश निकला। यहाँ पर देखिए आप लोग, सी एस आर का मान हमारा 50 अंश आ गया। देखिए यहाँ पर 50 अंश आ गया। अब देखते हैं हम लोग कि सी एस आर ये एक त्रिभुज भी तो बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोण आपस में जोड़ने पर 180 अंश आते हैं।
तो ये एक त्रिभुज भी तो बनना है। तो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में जोड़ने पर 180 अंश, अरे सॉरी हाँ 180 अंश आते हैं। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो लिख देते हैं कि त्रिभुज 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 CSR में, अब इस त्रिभुज में आप सब बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि CSR इस त्रिभुज में अगर मैं 70 अंश 50 अंश और इस यक्ष अंश को जोड़ दूं जो हमें ज्ञात करना है, और ये इसी यक्ष अंश का मान QRS है, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो 70 अंश प्लस कितना है भाई 50 अंश है, 50 अंश प्लस हमारा QRS यानी ये वाला यक्ष जिसको मान रखे हैं, तो QRS इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ने पर 180 आते हैं। तो देखिए बराबर की जगह बराबर लगाइए, 180 की जगह पर 180 है और 7 5 12 120 अंश हो गया। 120 इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा और इधर QRS अकेले बचा, और इस तरह से कोण QRS का मान निकल गया। 180 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 60 अंश, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में चित्र आपके सामने बना हुआ है, और इस चित्र में इस कोण का मान दिया गया है, और यहाँ पर मान लिया है कि इस पॉइंट का नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है यक्स वाई का मान बताओ। चित्र दिया गया है, यक्स वाई का मान बताना है इसमें। तो देखिए कितना सिंपल सा है, अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो पहले यक्स वाई का मान निकला, तो यक्स का मान तो वैसे ही निकल गया हमारा। कोण यक्स बराबर क्या आएगा 50 अंश। कैसे 50 अंश, यक्स का मान डायरेक्ट 50 कैसे हो गया, क्योंकि इस 50 अंश का एकांतर कोण है। तो लिख देते हैं कि दिए गए 50 अंश का एकांतर कोण है। तो लिख देते हैं दिए गए 50 अंश का एकांतर कोण, एकांतर कोण है भाई। तो दिए गए 50 अंश का एकांतर कोण दिया गया है। अब देखिए यक्स का मान तो निकल गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने से पहले आप यहाँ पर कुछ और भी मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, z का मान निकाल लेते हैं। तो z का मान कैसे निकालेंगे, तो चूंकि भाई CD एक सरल रेखा है, चूंकि CD एक सरल रेखा है, चूंकि CD एक सरल रेखा है, और जब CD भाई एक सरल रेखा है तो भाई 127 और z को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो लिख देंगे कि 127 प्लस z बराबर 180 आएगा। 180 इधर रहने दीजिए और 127 को इधर भेज दीजिए तो माइनस 127 हो जाएगा, और इस तरह से z का मान निकल जाएगा। और z का मान हमारा आ गया 10 में से 7 गए 3 और 8, 7 बचा, 7 में से 2 गए 5, 53 अंश आ गया। अब आप सब जानते हैं त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है, तो लिख देते हैं कि त्रिभुज PQR में भाई ये तो हमारा एक आंसर है। भाई देखिए यक्स का मान तो निकला, ये हमारा एक आंसर है, पर ये आंसर नहीं है क्योंकि जेड हम y का मान निकालने के लिए निकाले हैं। तो त्रिभुज PQR में, और आप सब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण जोड़ने पर 180 आता है। तो त्रिभुज PQR में अगर हम यक्स y और z तीनों कोण जोड़ेंगे तो भाई 180 आना ही आना है। अब आपने यक्स का मान निकाल रखा है पहले से 50, y का मान आपको ज्ञात करना है, और z का मान भी आपने 53 निकाल लिया है, तो हो गया 180। अब देखिए 180 इधर रहने दीजिए, 180 इधर रहने दीजिए, और 50 53 103 हो गया, 103 उधर जाएगा तो माइनस 103 हो गया, और इस तरह से y का मान निकल गया। और 180 में से 103 घटाएंगे तो 80 में से 3 घटा दीजिए आप लोग, तो 80 में से 3 घटाएंगे तो 77 अंश आएगा, और यही 77 अंश हमारा y का मान हो गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि देखिए आपके सामने PQ और RS दो दर्पण दिए गए हैं, और दर्पण आपस में समांतर ही, ये भी क्वेश्चन कह रहा है। आप लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संलग्न चित्र में PQ और RS दो दर्पण हैं और एक दूसरे के समांतर रखें, यानी PQ समांतर है RS के, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और कह रहा है कि भाई AB दर्पण PQ से B पर टकराती है, यानी AB एक किरण है B पर टकराई और फिर आकर C पर टकराई और फिर D से होती हुई जा रही है। अब कह रहा है ऐसा होने पर AB और CD आपस में समांतर हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको मैंने बना लिया है यहाँ पर, और हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाई दिया हुआ है, चूंकि PQ समांतर है RS के, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, देख लीजिए PQ समांतर है RS के,
ये तो दिया ही है, देखिए पी क्यू समांतर है आर एस के। अब अगर आप सोचिए कि यहाँ पर मान लीजिए मैं एक लंब खींच लूँ ऐसे, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ लंब खींच लूँ, और इस लंब को कुछ मान लीजिए आप लोग, जैसे ए बी सी डी पी क्यू आर एस सब माना हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ यक्स वाई, तो इसको यक्स मान लिया, और यहाँ पर जो खींचे इसको मान लेते हैं वाई। अब भाई आप खुद से सोचिए कि जब, अच्छा ये क्या है, बी एक्स क्या है, बी एक्स, ये बी एक्स लंब है, और लंब किस पर है, पी क्यू पर, ये भी आप लोग समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमारा वाई सी है, वाई सी, ये वाई सी क्या है, वाई सी लंब है हमारा आर एस पर। अब सोचिए जब पी क्यू और आर एस आपस में समांतर हैं तो इन पर डाले गए लंब भी आपस में समांतर होंगे, यानी बी एक्स, अतः बी एक्स भी समांतर होगा वाई सी के। इस तरह से अब बी एक्स और वाई सी समांतर हैं, और अगर समांतर हैं तो देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इस कोण को कोण 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 3 और इसको मान लेता हूँ 4। तो सोचिए जब बी एक्स और वाई सी समांतर हैं तो भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण होगा। देखिए जब ये और ये समांतर है तो ये 2 और 3 एकांतर कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। तो बी एक्स समांतर है वाई सी के, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। और क्यों बराबर होगा, तो ये है भाई एकांतर कोण, एकांतर कोण। और आप लोग जानते हैं कि कोण 1 बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों, क्योंकि ये परावर्तन का नियम है, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको आप आई मानते हैं, इसको आर मानते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, और इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, और ये भी परावर्तन के नियम से। और आप खुद सोचिए जब कोण 1 बराबर है 2 के, और 2 बराबर है 3 के, और 3 बराबर है 4 के, तो कोण 1 4 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो कोण 1 और कोण 4 आपस में बराबर, देखिए कोण 1 बराबर है 2 के, और 2 किसके बराबर है, 2 किसके बराबर, 2 3 के बराबर है, और 3 किसके बराबर, 3 4 के बराबर है, यानी कि कोण 1 और कोण 4 आपस में बराबर हैं। तो कोण 1 तथा कोण 4 बराबर हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, देखिए कोण 1 बराबर कोण 4, और देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो लिख सकते हैं 1 2 3 से, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दीजिए समीकरण 1 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 2 3 से ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। तो समीकरण 1 2 3 से भी करके आप लिख सकते हैं कि कोण 1 कोण 4 बराबर है। भाई कोण 1 के बराबर 2 हो गया, 2 के बराबर 3 है और 3 के बराबर 4 है, तो 1 और 4 आपस में बराबर हो गया। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, और फिर क्या करते हैं समीकरण 1 को और समीकरण 5 को जोड़ देते हैं। और समीकरण 1 5 को जोड़िए तो देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे, देखिए समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 5 ये रहा, तो 1 में 2 जोड़ेंगे और 4 में 3 जोड़ेंगे, तो कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 ये बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ेंगे, राइट में राइट जोड़ेंगे, और अगर ये बराबर हो गए तो देखिए भाई, अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 क्या आएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 क्या आएगा, ए बी सी आ जाएगा, कोण ए बी सी ये पूरा कोण आ जाएगा। तो कोण 1 प्लस 2 आ गया कोण ए बी सी, और ये बराबर है कोण 3 प्लस 4 के, कोण 3 प्लस 4 क्या आएगा, बी सी डी के, तो कोण बी सी डी के। और ये दोनों तो आपस में एकांतर कोण हैं, ये एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं। और जब ये एकांतर कोण आपस में बराबर हो गए, भाई ये वाला कोण, भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, एकांतर कोण बराबर हो गया, तो भाई ए बी और सी डी समांतर हो गया कि नहीं हो गया। तो अतः ए बी समांतर हो गया सी डी के। तो इस तरह से हमारा ये भी प्रूफ हो गया। हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, जो अभ्यास 6.3 का है, क्लास 9th का। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है देखकर।
क्वेश्चन क्या है कि यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि वह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। तो सबसे पहले तो इसका चित्र हम लोग बनाते हैं और आप सब चित्र समझ सकते हैं। लिखा है यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं, यानी दो समांतर रेखाएं हैं भाई, एक रेखा ये रहा और एक रेखा ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है दोनों रेखा आपस में समांतर हैं। चलिए ठीक है, मान लिए कि दोनों समांतर हैं। एक को मान लेते हैं ए बी और एक को मान लेते हैं सी डी। कह रहा है यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं में से एक पर लंब है, कह रहा है कि एक रेखा है, तीसरी कोई रेखा है और ये रेखा क्या है, इस एक पर लंब है, एक रेखा पर लंब है, यानी ये वाला कोण 90 अंश दिया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये दूसरी रेखा पर भी लंब होगी, यानी सिद्ध करना है कि ये दूसरे वाले पर भी 90 अंश होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और दिया क्या है आप सब देख सकते हैं कि क्या दिया है। दिया है कि भाई ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। अब दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये दी गई है। अब कह रहा है कि एक रेखा पर लंब है, यानी एक कोण 90 अंश है, ये वाला कोण 90 अंश है, ये दिया है। अब आप बिंदुओं को मान सकते हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। तो पी क्यू बी कोण दिया क्या है कि पी क्यू बी, कोण पी क्यू बी बराबर 90 अंश, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि पी आर डी यानी क्यू आर डी ये भी 90 अंश है, यानी कोण क्यू आर डी, क्यू आर डी ये भी 90 अंश है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम उपपत्ति इसकी कर लेते हैं, उपपत्ति। तो उपपत्ति करेंगे तो लिखेंगे कि चूंकि भाई, चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, खुद कह रहे हो कि ए बी समांतर है सी डी के, और जब ए बी और सी डी समांतर हैं तथा दोनों रेखाओं को, दोनों रेखाओं को, रेखाओं को, दोनों रेखाओं को एक ही रेखा, एक ही रेखा, रेखा पी एस काट रही है, पी एस काट रही है। और जब एक ही रेखा पी एस काट रही है, इसलिए इसलिए पी क्यू बी, कोण पी क्यू बी, पी क्यू बी ये हमारा क्या होगा, पी क्यू बी संगत कोण होगा, पी क्यू बी, पी क्यू बी तथा क्यू आर डी, कोण क्यू आर डी संगत कोण होगा, संगत कोण होगा। और जब ये दोनों संगत कोण होंगे, संगत कोण होंगे तथा तथा ए बी समांतर है सी डी के, और जब ए बी समांतर है सी डी के और ये दोनों संगत कोण है तो संगत कोण बराबर होंगे ही, तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण होगा। अतः अतः कोण क्यू आर डी बराबर आ जाएगा 90 अंश। क्यों, क्योंकि पी क्यू बी का संगत कोण है और ए बी समांतर है सी डी के। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। भाई क्यू आर डी यानी ये वाला कोण इसका संगत कोण है, और जब इसका ये संगत कोण है तो भाई इसके ये बराबर होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। तो इसी तरह से लिखकर आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम 12 के जैसा है, उसी का उल्टा पूछ लिया है क्वेश्चन, उसी को पलट कर क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो आप लोगों के लिए 13 नंबर छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग खुद से लगा कर देखिएगा, और 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में चित्र दिया गया है और कह रहा है कि ए बी पी, बी पी डी और सी डी पी तीनों जोड़ने पर 360 आएगा, ये सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। देखिए ये चित्र मैंने बना लिया देख देख कर, और आप सब के सब जानते हैं इसमें क्या दिया है। सबसे पहले सिद्ध करने वाले में लिखते हैं इस तरह से। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। अब बताइए क्या दिया है। इसमें दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। तो लिख देते हैं कि भाई दिया है ए बी समांतर है सी डी के। सबसे पहली बात तो ये हो गई। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है, तो नीचे लिख देते हैं
नीचे लिख देते हैं हम लोग, लिखा है कि कोड ABP प्लस कोड BPD प्लस कोड CDP बराबर 360 अंश। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसकी उपपत्ति करते हैं हम लोग, उपपत्ति करते हैं इसका हम लोग। और इसकी उपपत्ति कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज हम लोग रचना करते हैं। और रचना में आप लोग जानते हैं कि जितना भी रेड पेन से मैंने चित्र बना रखा है, ये सारा चित्र क्वेश्चन में इसी तरह से बना हुआ है। और ब्लू पेन से जितना भी कर रहे हैं, ये सब समझ लीजिए कि अपने मन से कर रहे हैं, हम अपने तरफ से कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कर ले रहे हैं और इस तरह से खींच ले रहे हैं एक रेखा, यानी इस BP को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर हम इसको पहुँचा देते हैं एक बिंदु पर। और इस बिंदु को कुछ मान लीजिए, जैसे ABCDE मान लीजिए, ई मान लेते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, इस कोण को मान लीजिए यक्स, इस कोण को यक्स मान लीजिए। इस कोण को मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। चलिए कोण 1 मान लेते हैं। और इस कोण को भी हम कोण 1 ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो कोण 1 इसको भी मान लेते हैं आप लोग। तो अब क्या होगा देखते हैं। अच्छा, इस कोण को आगे बढ़ा देते हैं। इसको हम अगर आगे बढ़ाएं यहाँ पर, तो आप सब जानते हैं कि भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। अब मान लीजिए इस कोण का नाम मैं कोण 2 रख दूं, तो ये कोण भी कोण 2 होगा। क्यों? संगत कोण है। और इसी कोण के बराबर हमारा ये वाला कोण भी होगा। क्यों? क्योंकि ये भी संगत कोण है, कोण 2। तो इससे आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये कोण 1 और कोण 1 ये दोनों आपस में बराबर मैंने कैसे कर दिया। तो देखिए इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज बना है, जितना बड़ा ये भुजा है इतना ही बड़ा मैंने ये भी खींचा है। और त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण 1 और कोण 1 ये दोनों मैंने बराबर कर दिए। और जब कोण 1 बराबर हो गया, देखिए कोण 1 बराबर हो गया, तो देखिए इस सीधी रेखा में कोण 1 और ये कोण 2, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। देखिए इसको और इसको जोड़ने पर 180 आएगा। अब अगर ये वाला बराबर है इसके, तो भाई ये दोनों जोड़ने पर 180 आ रहे हैं, तो ये दोनों जोड़ने पर भी तो 180 आ रहे हैं। अब ये कोण 1 और कोण 1 बराबर हो गया, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? तो ये भी कोण 2 के बराबर हो गया। और ये वाला इसका संगत कोण है, इसलिए ये भी कोण 2 है और कोण 2 आपस में बराबर हो गए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ऐसे कैसे किया। अब आप लोग कोण 2 का मान निकालिए। अब कोण 2 का नाम क्या है? ABP नाम है। तो लिखिए कोण ABP बराबर, अब देखिए ABP का मान कैसे निकलेगा, तो ABP का मान वही होगा जो कोण CDP का मान है, या CDP का मान है, CDP का मान है। अब सोचिए CDP का मान क्या होगा, CDP का मान क्या होगा। तो देखिए ये पूरा एक सरल रेखा है, और सरल रेखा है तो ये पूरा 180 अंश है। और अगर ये पूरा 180 है, अगर ये पूरा 180 है, अगर ये पूरा 180 है, तो 180 में से कोण 1 घटा देंगे, तो 180 माइनस कोण 1, यानी कि CDP और ABP दोनों कोण आपस में 180 माइनस कोण 1 के बराबर होगा। देखिए ये पूरा 180 है। अब 180 में से अगर कोण 1 घटा देंगे तो क्या CDP यानी कोण 2 नहीं निकल जाएगा? तो CDP निकल गया, यानी हमारा ABP का मान भी यही है और CDP का मान भी यही है। अब हमें निकालना है BPD का मान। तो BPD का मान निकालने से पहले हम लोग निकालेंगे DPE का मान, और DPE मतलब यक्स का मान हमें निकालना है। तो लिख देते हैं कि त्रिभुज DPE में, इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो कोण 1 प्लस यक्स प्लस कोण 1, कोण 1 प्लस यक्स प्लस कोण 1, तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180 आने वाला है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 180 इधर है ही, और कोण 1 हो गया 2 कोण 1, और 2 कोण 1 इधर आएगा तो -2 कोण 1 हो गया, यानी यक्स का मान निकल गया 180 माइनस 2 कोण 1, ये आ गया। अब चलिए यक्स का मान तो आ गया, ये यक्स का मान आपने निकाल लिया। अब यक्स का मान निकल गया, अब आप निकाल सकते हैं BPD का मान। तो चलिए निकालते हैं कोण BPD का मान। तो BPD बराबर क्या होगा, तो
पी डी का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, तो इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए ये पूरा 180 है। अब 180 में से अगर यक्स घटा दिए तो काम हो गया। तो देखिए बी पी डी बराबर क्या होगा, 180 माइनस और 180 माइनस कोण यक्स का मान। अब कोण यक्स का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए कोण यक्स, बी पी डी का मान निकालना है, बी पी डी का मान निकालना है। अगर इस कोण का मान निकालना है तो सिंपल सा काम करना है आपको, 180 में से टोटल में से यक्स घटा देंगे बस। देखिए 180 में से यक्स घटाएंगे तो क्या बीपीडी नहीं निकल जाएगा, बीपीडी निकल जाएगा। अब देखिए यक्स का मान आपने पहले ही निकाल रखा है तो लिख दीजिए 180 माइनस की जगह पर माइनस, और यक्स का मान आपने क्या निकाला है, 180 माइनस 2 कोण 1 निकाल रखा है आपने। फिर रख दीजिए मान, तो 180 माइनस का 180 में गुणा होगा तो माइनस 180 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कोण 1, ये आ गया। अब 180 से 180 कैंसिल हो गया तो कोण बी पी डी का मान निकल गया 2 कोण 1, यानी बी पी डी हमारा 2 कोण 1 के बराबर है। अब देखिए आप लोग इसका मान निकाल लीजिए। हमें क्या निकालना था, कोण ए बी पी। देखिए हमें किसका मान निकालना है, कोण ए बी पी का मान निकालना है प्लस कोण बी पी डी प्लस कोण सी डी पी का मान निकालना है। तो चलिए रख दीजिए मान। देखिए ए बी पी का मान आपने क्या निकाला है, यहाँ पर देखिए ए बी पी का मान क्या निकाला है, 180 माइनस कोण 1। तो ए बी पी की जगह पर लिख देंगे 180 माइनस कोण 1, प्लस की जगह प्लस लगाइए। और बी पी डी का मान आपने क्या निकाला है, तो बी पी डी का मान आपने यहाँ पर निकाल रखा है 2 कोण 1। बी पी डी का मान आपने निकाल रखा है 2 कोण 1 प्लस सी डी पी का मान आपने क्या निकाला है, तो सी डी पी का भी मान वही है 180 माइनस कोण 1। अब देखिए देखिए 180 हो गया 360 और कोण 1 माइनस में 2 कोण 1 हो गया। देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 2 कोण 1 होगा और प्लस में 2 कोण 1 पहले से है। अब 2 कोण 1 से 2 कोण 1 कट गया, क्योंकि वही माइनस में वही प्लस में कैंसिल हो गया, मतलब जीरो हो गया, तो 360 बच गया। और यही 360 हमें लाना था और इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया, प्रूव्ड। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। देखिए ये चित्र दिया गया था, चित्र में जितना ये वाला कोण है, देखिए मैंने एक त्रिभुज की रचना कर ली और त्रिभुज की रचना करने के बाद मैंने देखा कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा भुजा मैंने खींचा। फिर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण एक बराबर हो गया। और देखिए जितना ये वाला कोण है उतना ही हमारा ये वाला कोण होगा, क्योंकि संगत कोण है। अब जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोण 1 और कोण 1 भी आपस में बराबर हो गए। और कोण 1 और कोण 1 जब आपस में बराबर हैं तो देखिए 180 में से कोण 1 घटाएंगे तो ये वाला आएगा, और 180 में से कोण 1 घटाने पर ये वाला भी आ रहा है, और इसी के बराबर ये वाला भी है, यानी कोण 2 भी हमारा बराबर हो गया। तो कोण 2 हमारा बराबर हो गया, और कोण 2 का नाम क्या है, ए बी पी। तो ए बी पी बराबर हो गया सी डी पी, यानी ये दोनों कोण बराबर हो गए। और ये किसके बराबर है, तो 180 माइनस कोण 1 के। देखिए ये पूरा कोण 180 है, और 180 में से अगर कोण 1 घटाएंगे तो हमारा कोण 2 निकल जाएगा, तो 180 माइनस कोण 1 के। फिर डी पी ई मैंने त्रिभुज लिया, और इस त्रिभुज में अगर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इस तरह से मैंने यक्स का मान निकाल लिया 180 माइनस 2 कोण 1, और जब ये निकल गया हमारा तो फिर बी पी डी सीधे निकाल लिए, इसका मान निकाल लिया। और इसका मान कैसे आएगा, 180 में से यक्स का मान घटा दिए, तो 180 में से यक्स घटा दिए, फिर घटाने पर हमारा बी पी डी का मान 2 कोण 1 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड में जो मान निकाला है उसको रख दिए, राइट हैंड साइड निकल कर आ गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें चित्र दिया गया है और चित्र में कह रहा है कि ए बी और डी समांतर हैं, ए बी और डी आपस में समांतर हैं। फिर इसके बाद कह रहा है सिद्ध कीजिए, ये आपको दिया गया है, इसको सिद्ध करके लाना है। तो चलिए इसको देखते हैं, मैंने चित्र बना लिया है देख देख कर। तो सबसे पहले इसमें सिद्ध करने वाला है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग दिया है। और दिया क्या है इसमें, तो दिया है इसमें कि ए बी समांतर है डी ई के, और ए भी समांतर है अगर डी ई के। तो आप सब अच्छा सिद्ध क्या करना है हमें, तो अगला हेडिंग देते हैं हम लोग, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर है 180 अंश प्लस कोण सी डी ई के। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग उपपत्ति करते हैं इसका, और उपपत्ति इसका कैसे करेंगे, तो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और सॉल्व करके राइट हैंड साइड को प्राप्त करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, तो है कोण ए बी सी प्लस
कोड BCD, यही तो है आपका। तो ABC की, अब देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और राइट हैंड साइड को मैं लाऊंगा इससे, तो कोड ABC की जगह पर कोड ABC रहने दीजिए, प्लस BCD की जगह पर, BCD की जगह पर आप लिख सकते हैं BCF, क्या लिख सकते हैं, BCD की जगह पर लिख सकते हैं BCF। देखिए BCD कहाँ है, BCD ये पूरा कोड हो गया। अब इस पूरे कोड की जगह पर लिख सकते हैं BCF, कोड BCF प्लस FCD, क्या लिख सकते हैं, कोड FCD, ये लिख सकते हैं। अब सोचिए अगर इन दोनों कोडों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सोचिए इन दोनों कोडों को जोड़ने पर कितना आएगा। तो ABC ये वाला कोड और CBF, अच्छा अभी जोड़िए मत आप लोग इसको, थोड़ा सा इसमें और काम कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा, और रचना करने के लिए इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं। और आप सब सोच सकते हैं कि ये वाला, अच्छा इस रेखा को आगे बढ़ाए तो मान लेते हैं यहाँ पर मिला हमें x, और आप सोच सकते हैं कि ये वाला इसका एकांतर कोण होगा, यानी इसका एकांतर कोण होगा, तो एकांतर कोण आपस में बराबर भी होते हैं। तो आप सब लिख सकते हैं कि BCF की जगह पर, यानी BCF की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं, देखिए चूंकि भाई कोण BCF ये बराबर होगा, देखिए BCF यानी कोण 1 ये बराबर किसके होगा, CBX के, कोण CBX के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, तो इस वजह से बराबर होगा भाई। और बराबर होगा तो BCF की जगह पर CBX लिख दीजिए यहाँ पर, तो लिख दीजिए कोण ABC प्लस कोण, अब BCF की जगह पर लिख सकते हैं कोण CBX लिख दिए, प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए FCD। अब इसको जोड़िए आप लोग, इसको जोड़िए, तो ABC कोण यानी इस वाले कोण की बात कर रहा है, और CBX कोण यानी इस कोण की बात कर रहा है। तो ये दोनों जोड़ने पर 180 आ जाएगा, और प्लस कोण FCD। अब आप खुद सोचिए कि क्या FCD, कोण FCD की जगह पर मैं CDE नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोण CDE लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, एकांतर कोण है, तो लिख दीजिए एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण है आपस में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस कोण की जगह पर FCD की जगह पर CDE लिख सकता हूँ, इस कोण को लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कोण आपस में एकांतर कोण है, आपस में बराबर है। तो FCD की जगह पर, देखिए FCD की जगह पर CDE लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया, CDE लिख लिया मैंने। तो ये दोनों आपस में एकांतर कोण है, इस वजह से लिख दिए। तो 180 की जगह पर 180 रह गया, प्लस FCD की जगह पर CED लिख सकते हैं आप लोग, CDE, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड हो गया। यही हमारा राइट हैंड साइड है और यही प्रूव्ड हो गया।